बाबा साहब ने कहा था कि आप 5% जो अपना जो इनकम का पैसा लगाओ, आप 5% लगाओ, आपकी काया पलट हो जाएगी। आज 5% जो लगाओ इसके अंदर कि आप जो अपने प्रचार के साधन हैं, ये आपके प्रचारक जो हैं, जैसे अशोक जी हैं, ये प्रचारक हैं आपकी बात का प्रचार करते हैं, तो प्रचारकों को आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि आपने प्रचारक तैयार कर लिए तो आप कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर असफल नहीं होंगे। तो आपका प्रचार के हिसाब से आपकी बातें सारी जो है वो हर एक जगह में जाएगी, संसद में भी जाएगी और पब्लिक में भी जाएगी। ये देश की जो संपत्ति है, देश की जो ज़मीन है, देश का जो पानी है, देश के जो जंगल हैं और देश में धरती के नीचे जो हमारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं जिसको आप लूट रहे हैं, और खुद नहीं लूट सकते तो पड़ोस के देश के लोगों को बुला लेते हैं लूटवाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी को बुला लेते हैं। तो ये जो है इसको बंद करो, और आप इन रिसोर्सेज को उनको बेच देते हैं हमारे से छीन के। ये हमारा हक, प्राइमरी हक है, हमारा प्राइमरी हक जो है इसको रिकॉग्नाइज करो, और इस रिकॉग्निशन के अंदर समान संपत्ति का अधिकार हमें दो। समान संपत्ति बांटी नहीं जा सकती है, तो अधिकार होगा तो अधिकार के ऊपर उसको जो है उसका ब्याज दे दो। जितने अधिकार में हमारी संपत्ति आती है उसका हमें ब्याज दे दो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़मीनें लूट कर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, टाटा, अंबानी, अदानी और इनको जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर उनको धरती दे दी, वहाँ पर वो उद्योग लगाते हैं। उस धरती के ऊपर जो भी उद्योग और व्यापार होता है वो टैक्स फ्री है, लेकिन वहाँ की प्रोडक्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं है। वहाँ से जो प्रोड्यूस आती है, जो भी आती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन उस प्रोड्यूस के ऊपर जो है वो टैक्स सरकार नहीं लेती। जनता से तो लिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है हमने आपका टैक्स माफ़ कर दिया, हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो सरकार के पास नहीं जाता। तो जब आपसे टैक्स लिया जाता है, सरकार के पास नहीं जाता है, तो ये कहाँ रहता है? ये उसी उद्योगपति व्यापारी के पास रह जाता है। जीएसटी के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई है, लेकिन किस युग की शुरुआत हुई है? जीएसटी के बाद इस युग की शुरुआत हुई है कि जो शोषण और उत्पीड़न का माध्यम था, जो बजट निर्माण में टैक्स की प्रणाली थी, जो शोषण आज़ादी के बाद शुरू हुआ था और जिसकी समझ लोगों को नहीं थी, वो जीएसटी के बाद लोगों को समझ की पैदा हो गई। जीएसटी के बाद लोगों को पैदा हो गया समझ में कि हम भी टैक्स देते हैं। आज सब दुनिया जानती है, हम सब लोग जानते हैं कि जीएसटी में हम टैक्स देते हैं। तो सरकार के बजट में हमारी टैक्स की हिस्सेदारी है। जीएसटी से पहले हम टैक्स तो देते थे, लेकिन हमें खबर नहीं होती थी, तो अब हमें खबर होने लगी है। तो खबर कितनी है और ये टैक्स कितना जाता है, और टैक्स का जो इसका टैक्स की प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर आपका भविष्य टिका हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका भविष्य टिका हुआ है और इसमें उसका भविष्य भी टिका हुआ है जिसको आप अपना विरोधी मानते हैं या आपका शोषणकर्ता मानते हैं। मैंने 2018 में जो है अभी जैसे बात हो रही थी कि अपनी बातें जो हैं वो सरकार के पास लेकर जानी है, तो ये जो है वो 2018 के अंदर मैंने जो है वो उनको पत्र लिखा था वित्त मंत्रालय को, और ये सारी बातें मैंने लिखी थी कि जीएसटी का अर्थशास्त्र आपका क्या है, किस तरह से होता है। मैंने उनको बताया इसके अंदर कि आज की स्थिति के अंदर बात करूं कि 2 साल पहले 13 लाख करोड़ जो है सरकार का जीएसटी की इनकम थी। सरकार का 13 लाख करोड़ जीएसटी की इनकम थी। आप जो है सूझवान साथी हैं, आप जानते होंगे सरकार जो है बड़े बड़े अमीरों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का ये बात कहकर और उनका टैक्स माफ़ कर देती है कि आप जो है उद्योग लगाएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप जानते होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ज़मीनें लूट कर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, टाटा, अंबानी, अदानी और इनको जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर उनको धरती दे दी, वहाँ पर वो उद्योग लगाते हैं।
उस धरती के ऊपर जो भी उद्योग और व्यापार होता है वो टैक्स फ्री है, लेकिन वहाँ की प्रोडक्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं है। वहाँ से जो प्रोड्यूस आती है, जो भी आती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन उस प्रोड्यूस के ऊपर जो है वो टैक्स सरकार नहीं लेती। जनता से तो लिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है हमने आपका टैक्स माफ़ कर दिया, हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो सरकार के पास नहीं जाता। तो जब आपसे टैक्स लिया जाता है, सरकार के पास नहीं जाता है, तो ये कहाँ रहता है? ये उसी उद्योगपति व्यापारी के पास रह जाता है। आप जो है, अब ये कितना रहता है? ये एक किताब है, इसके अंदर ये वित्त मंत्रालय जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन 14, फाइनेंस कमीशन 14, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट भाग 1 और प्रश्न संख्या 30 के ऊपर एक टेबल है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कितना टैक्स जो है वो सरकार माफ़ कर देती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये 2009-2010 की फिगर है। इसमें है 4,82,432 लाख करोड़, 4,82,432 करोड़ टैक्स फोरगॉन जो है, ये है, इसको टैक्स फोरगॉन कहते हैं, यानी टैक्स माफ़ी कहते हैं। ये जानते हैं क्योंकि इनका एरिया दूसरा है, उस एरिया में काम करते हैं, इसलिए जो है वो SC/ST जो और जो उसका फंड है, उसके फंड के यूज़ की काम इनका जो है एरिया है। तो ये वो एरिया में काम कर रहे हैं, मैं दूसरे एरिया में काम कर रहा हूँ। तो इतना जो है रेवेन्यू फोरगॉन है। तो ये तो कागजों की रेवेन्यू फोरगॉन है। मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, 5 मिनट का समय दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा समय मांगूंगा आपसे। तो ये जो है रेवेन्यू फोरगॉन है। ये तो वाइट की जो चोरी थी, जो वाइट का टैक्स था, वो माफ़ किया गया है। और कालाबाजारी की बात हो रही थी अभी कि कालाबाजारी भी पहले बहुत बढ़ गई है। तो कालाबाजारी और टैक्स माफ़ी मैं डिटेल में नहीं ले जाना चाहूँगा। ये कालाबाजारी और टैक्स माफ़ी, इन दोनों को बातों को देखते हुए यदि सरकार का GST से इनकम 13 लाख करोड़ रुपया होती है, तो आम जनता की जेब से 46 लाख करोड़ रुपया निकलता है। आम पब्लिक की जेब से, यानी हमारी जेब से 46 लाख करोड़ रुपया निकलता है, तो 13 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार के खजाने में जाता है, यानी 33 लाख करोड़ रुपया जो है हमारी जेबों में से हमारे ऑपरेटर के खाते में चला जाता है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि आप 300 योजनाएं या जितनी भी योजनाएं हैं सारी बंद कर दो। 300 योजनाएं आप सारी बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 योजनाएं शुरू करो। एक तो ये आप GST हटा लो, और एक दूसरा जो है आप देशवासियों को समान संपत्ति का अधिकार दो। देश जो है, जैसे परिवार की दौलत में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे का उसकी धन दौलत में, परिवार की धन दौलत में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। तो देश के अंदर भी नागरिक पैदा होता है। देश में जब बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ परिवार में पैदा नहीं होता, वो देश में भी पैदा होता है। तो देश में भी जो धन दौलत है उसमें बराबर की हिस्सेदारी बनाओ। ये देश की जो संपत्ति है, देश की जो जमीन है, देश का जो पानी है, देश के जो जंगल हैं, और देश में धरती के नीचे जो हमारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं जिसको आप लूट रहे हैं, और खुद नहीं लूट सकते तो पड़ोस के देश के लोगों को बुला लेते हैं लूटवाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी को बुला लेते हैं। तो ये जो है इसको बंद करो, और आप इन रिसोर्सेज को उनको बेच देते हैं हमारे से छीन के। ये हमारा हक, प्राइमरी हक है, हमारा प्राइमरी हक जो है इसको रिकॉग्नाइज करो, और इस रिकॉग्निशन के अंदर समान संपत्ति का अधिकार हमें दो। समान संपत्ति बांटी नहीं जा सकती है, तो अधिकार होगा तो अधिकार के ऊपर उसको जो है उसका ब्याज दे दो। जितने अधिकार में हमारी संपत्ति आती है उसका हमें ब्याज दे दो। हमने हिसाब लगा के उनको, सरकार को लिखा है कि भाई देश की आज की जो हालत है उसके हिसाब से 60 लाख की संपत्ति एक के हिस्से में आती है। आप जो है वो फिक्स का ब्याज नहीं दे सकते, तो सेविंग का ही ब्याज दे दो 3%। तो एक आदमी के हिस्से में 60 लाख की प्रॉपर्टी आती है, तो 60 लाख का 3% 1,80,000 जो है हर आदमी की कीमत बनती है। तो 1,80,000 जो है हर आदमी को उसका धरती के अंदर, धरती के उत्पादन में उसका शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक के अंदर जो है वो सबका हिस्सेदारी है। तो जब आप बीज लगाते हैं तो बीज लगाते हैं तो आपकी मेहनत से ही नहीं होता है, उसके अंदर धरती का भी उसके अंदर योगदान होता है, उसके अंदर पानी का योगदान होता है। और धरती और पानी किसी के बाप दादा की पैदा नहीं की हुई है,
धरती और पानी ये सबका साझा होता है, तो साझा होता है तो उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये जो है एक न्याय व्यवस्था हम चाहते हैं। एक जो हम टैक्स की बात यहाँ पर करते हैं, तो हमारा बजट का प्रयोजन क्या है? बजट का प्रयोजन होता है कि आम जनता का भला होना चाहिए। तो जब गरीब आदमी पर टैक्स लगा देते हैं आप, तो आम जनता का भला की बात कहाँ रह गई? तो आम जनता की भले की बात नहीं रही है इसके अंदर। तो पर्ची तो मेरे पास आ गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था इसके अंदर कि ये जो व्यवस्था है बजट की व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो प्राइमरी रूप से बजट के निर्माण की प्रक्रिया में जो बजट का उद्देश्य है वो उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं रखा गया है। बजट का उद्देश्य कॉमन मासेस का भला होता है, तो आप कॉमन मासेस का भला कॉमन मासेस को टैक्स लेके नहीं कर सकते हैं। यदि कॉमन मासेस का भला करना है तो उससे टैक्स नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जेब से उसका पैसा निकालो, 10 रुपया निकालो और 2 रुपया दूसरी जेब में डालो और उसको 2 रुपये को कहो कि आपको जो हम फ्री की रेवड़ियाँ दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो और होश में आ जाओ। आज ये जो भी सरकारें हैं और जो भी ये पूंजीपति और व्यापारी हैं, इनको कह देना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी जो है आप जो है कॉमन मासेस को ये काम आपका नहीं चलेगा। हम इंसाफ के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं देश भर के अंदर, ये किताब एक दूसरी निकाली है, इसके अंदर हमने जो है वो सारी क्या जिस देश की कैसी परिस्थिति होनी चाहिए और क्या अर्थशास्त्र होगा वो लिखा है। और इसके अंदर हम जो है बार बार उनको लिख रहे हैं और ये लोगों में हज़ारों की संख्या में पत्रिकाएं भी हमारी जा रही हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, बातें जो लंबी हैं और ये सारी बातें नहीं कह सकती हैं, तो मैं एक बात और इसके अंदर ऐड करूँगा कि जो है वो 2 पक्ष होते हैं। आपके सुधार के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक आदर्श होता है। एक उस सिद्धांत को अप्लाई करने का होता है। यदि सिद्धांत को अप्लाई न किया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने जो है वो नीतियां बनवाई हैं कि SC ST का जो उनकी जनसंख्या है और जनसंख्या के हिसाब से उनका बजट के अंदर हिस्सा होना चाहिए। तो हिस्सा तो हो गया, अब उसको व्यवहार के अंदर लाना है। अब व्यवहार के अंदर लाने के लिए ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन ये व्यवहार के अंदर लाने के लिए हमको सबको चेतना करनी पड़ेगी। तो हमारी सबकी चेतना, हम हारते कहाँ हैं? तो हम जो हारते हैं, जो मैंने सोचा है कि हम ये हारते हैं कि हमने अपने प्रचारकों के साधन के, अपने प्रचार के साधन, हमने अपनी बात के फैलाने के साधन हमने निर्माण नहीं किए हैं। अभी अशोक भारती जी कह रहे थे कि मैंने फ़ोन किया, अभी आ जाओ बात सुन जाओ, तो कहते भी हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए रहने की व्यवस्था कहाँ होगी और हमारे जो आने जाने का खर्चा कौन करेगा। तो ये जो है ये प्रचार के काम में लगे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आप इन्हीं से पैसा मांगेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप जो आपका विरोधी पक्ष है वो अपने प्रचारकों के ऊपर खर्च करता है। उनके न्यूज़पेपर निकलते हैं तो न्यूज़पेपर को खरीदता है उनका समाज, आप भी खरीदते हैं, आप उनको सहयोग करते हैं। आपके अपने समाज के पेपर निकलते हैं लेकिन आप उनको ध्यान नहीं देते। आप ये यहाँ पे चैनल वाले बैठे हुए हैं, ये चैनल वाले जानते हैं कि कितनी परेशानी में अपना चैनल चलाते हैं। तो हम यदि बाबा साहब ने कहा था कि आप 5% जो अपना जो इनकम का पैसा लगाओ, आप 5% लगाओ, आपकी काया पलट हो जाएगी। आज 5% जो लगाओ इसके अंदर, कि आप जो अपने प्रचार के साधन हैं, ये आपके प्रचारक जो हैं, जैसे अशोक जी हैं, ये प्रचारक हैं आपकी बात का प्रचार करते हैं। तो प्रचारकों को आपको तैयार करना पड़ेगा। यदि आपने प्रचारक तैयार कर लिए तो आप कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर असफल नहीं होंगे। तो आपका प्रचार के हिसाब से आपकी बातें सारी जो है वो हर एक जगह में जाएगी, संसद में भी जाएगी और पब्लिक में भी जाएगी। जब संसद में भी जाएगी और पब्लिक में जाएगी तो जो जनमत तैयार होगा वो जनमत से जो है संसद चलती है। अभी अजीब विचित्र भावना हो गई है कि जिसको जो हमारा नौकर है और हम उससे मांग करते हैं। मैं नौकरों से मांग नहीं करता हूँ, मैं नौकरों को इन्फॉर्म करता हूँ। सिर्फ जो है मैं जब उनको भेजता हूँ तो मैं उनसे डिमांड नहीं करता कि सरकार ये काम करेगी, मैं सरकार को इन्फॉर्म करता हूँ कि आपकी ये जिम्मेदारी है। ये तो हमारे नौकर हैं और हम जनमत तैयार करेंगे और जनमत सरकार के उसी नौकर को भेजेंगे वहाँ पे संसद के अंदर जो हमारी बात मानने वाला होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ज़्यादा समय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।